नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। एक सर्वे आया है, बहुत चौंकाने वाला सर्वे है। बच्चों के बीच ये सर्वे किया गया है नशे को लेकर। एम्स दिल्ली में एम्स की एक संस्था है, नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर। उसने अलग अलग हिस्सों में 10 राज्यों के 10 शहर चुने हैं और उन बड़े छोटे सारे शहर हैं, उन शहरों में मेडिकल कॉलेजेस के हेल्प से सर्वे किया है। और ये जो आंकड़े आए हैं आपके सामने हम रखते हैं। इनमें पता चला है हज़ारों बच्चे, 7-8 हज़ार बच्चों, स्कूली बच्चों के बीच में ये सर्वे किया गया। 15-16 साल तक के बच्चों के बीच में 11 साल की उम्र के बच्चे भी नशा कर रहे हैं। बच्चों ने सर्वे में ये स्वीकार किया है। जो एवरेज आया है कि किस उम्र में जो बच्चे नशा करते, किस उम्र में उस गिरफ्त में आ जाते हैं, औसतन 12 साल 9 महीने की उम्र बता रहा है ये सर्वे। आप समझिए कितनी ख़तरनाक बात है। और संख्या भी अच्छी खासी है। सर्वे के मुताबिक, इस सर्वे में जो निकल के आया है कि हर 7 में से 1 बच्चा नशे का शिकार है आज। मतलब करीब 15% बच्चे इस बुराई की गिरफ्त में आ गए हैं। और इनमें से 10% बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि इस पिछले 1 साल के अंदर ही उन्होंने नशा किया था कभी ना कभी। 7% बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने के भीतर ही नशा किया था। ये सर्वे की तकनीक है, उनका तरीका है चीज़ों को समझने का। अब देखिए, लड़कों में तंबाकू, गांजा, इस तरीके के नशे का चलन ज़्यादा है। लड़कियों में सूंघने वाला नशा चाहिए उन्हें, या फिर दवाई से, क्योंकि जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा ज़्यादा छुप के रहना चाहती है। और लेकिन ये जो खुलासे हुए हैं, ये अपने आप में कहा जा रहा है कि भारत में पहली बार इस तरीके की तस्वीर आई है बच्चों के संदर्भ में, एडोलेसेंट्स के या किशोरों के आप कहें संदर्भ में नशे के बारे में। ये पहला ऐसा सर्वे है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एम्स नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर की डॉक्टर हैं, जो चीफ हैं वहाँ की, प्रोफेसर डॉक्टर अंजू धवन है। साथ ही साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जयंती दत्ता है। तो डॉक्टर धवन, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। ये बताइए, क्या ये सर्वे वाकई जो तस्वीर पेश कर रहा है, अपने आप में इतना कॉम्प्रिहेंसिव काम पहले हुआ था क्या फाइंड आउट करने का? ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है? इसको किस तरीके से, किस गंभीरता से लेने की जरूरत है? देखिए, सर्वे तो पहले हुए हैं, कई अलग अलग शहरों में हुए हैं, कई रीजन में भी हुए हैं। इसमें ये खासियत थी कि देश के अलग अलग हिस्सों से 10 शहरों में ये स्टडी हुई थी और करीब 6000 इसका सैंपल है। और इसमें निकल के ये आ रहा है कि नशा काफी छोटी उम्र में शुरू हो जाता है, जिससे ये समझना जरूरी है कि जो हम प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस कर रहे हैं वो हमें काफी जल्दी करने की जरूरत है। जी डॉक्टर दत्ता, ये सर्वे कह रहा है, या इसमें इसको लेकर जब बातचीत होती है तो उसमें पता लग रहा है कि जो सबसे बड़ी वजह है वो ही है कि बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहते हैं। थोड़ा टर्मोइल का, इमोशनल टर्मोइल का जब दौर आता है, वो एक बड़ा मौका होता है जब इस तरफ बच्चे जाते हैं। दूसरी जो चीज़ आई है कि बच्चों के फ्रेंड सर्कल में नशे की आदत अगर है तो बच्चों तक पहुंच रही है, या फिर बच्चे के परिवार में नशे की बात है तो वो पहुंच रही है। इस तरीके से और भी कुछ कारण बताए गए हैं। ये सर्वे देखने के बाद आपको क्या लगता है, कौन सी वजहें हैं या कौन सा वो मौका होता है, मोमेंट होता है जब इस तरह की चीज़ें बच्चों के हाथ लग जाती हैं? देखिए, आज के युग में बच्चे जो हमारे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस यानी कि तनाव के गिरफ्त में होते हैं। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मैंने देखा है इनमें बहुत हाई है। हमारे यहाँ हमने मास्टर्स लेवल पे कुछ साल पहले स्टडीज करवाई थी स्कूली बच्चों में, और हमने पाया 8 साल की उम्र से ये बच्चे जो हैं ड्रग के आदी हो जाते हैं। और कई स्कूल्स ऐसे थे जो नामी धामी स्कूल्स थे दिल्ली के, वहां हमने पाया कि बच्चे जो है बड़े आराम से उनको ये मुहैया हो जाता है जो ड्रग्स वो लेते हैं। एक तो देखिए, यहाँ पे बच्चे सताए हुए होते हैं, अंडर प्रेशर होते हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा है, दबाव इतना ज्यादा है। बच्चों की स्कूली जिंदगी में अगर आप झांके तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों में भी नींद की जो खामियां हैं वो बहुत हाई है। 5
6 घंटे की नींद आज का बच्चा पब्लिक स्कूल में अगर है नहीं ले पाता। लेकिन ताज्जुब की बात जो हमने अपनी स्टडी में पाई कि ये सिर्फ पब्लिक स्कूल तक सीमित नहीं है, ये सरकारी स्कूलों में भी इसका प्रचलन है। और यहाँ पे जो मुहैया करवाने वाले लोग हैं वो बड़े आसानी से स्कूली गेट पे ही आपको मिल जाते हैं, उनकी कोई रोक टोक नहीं है। और एक दफे बच्चा जब इस शादी में आ जाता है तो उसको खतरा सिर्फ मेंटल हेल्थ को नहीं, उसकी फिजिकल हेल्थ को भी होता है। उसकी लिवर फंक्शनिंग, उसकी किडनी फंक्शनिंग, प्लस उसमें सीजर्स की शिकायत भी हमने पाई, यानी कि फेंटिंग की। तो आपका सीएनएस भी इन्वॉल्व हो जाता है और डिपेंडेंसी नीड इतनी बढ़ जाती है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हाल ही में दिल्ली में आप देखिए सुइसाइड, सिर्फ दिल्ली में क्यों, मेरे ख्याल से स्कूली बच्चों में अगर आप देखें तो सुइसाइड के रेट्स इतने हाई है। जरूरी नहीं है जो बच्चा सुइसाइड कर रहा है वो ड्रग एडिक्ट हो, लेकिन ये सताया हुआ तो बच्चा जरूर है। 4th क्लास की बच्ची अगर हमारी जान लेने पे उतारू होती है, जान ले लेती है, जैसे जयपुर में हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना तनाव से बच्चा घिरा हुआ होता है, कितना इमोशनली स्ट्रेन्ड होता है और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इतनी हाई है क्योंकि छोटे न्यूक्लियर फैमिलीज में उसको वो सहारा नहीं मिलता। और ऊपर से स्कूल में भी ये दबाव है, टीचर्स जो हैं उतनी सहानुभूति नहीं रखती बच्चों के साथ क्योंकि वो भी दबाव में है। आप देखिए दिल्ली में भी कई ऐसे केसेस आए जहां टीचर्स ने सुइसाइड कर ली। तो ये दबाव जो है आपको, ये एक इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो। ये सिर्फ बच्चों को देखने से ही नहीं सॉल्यूशन हमें मिलेगा, हमें देखना है वातावरण में हम क्या क्या बदलाव लाते हैं। और जो स्कूली करिकुलम है, ये मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुकी हूँ, कई नामी धामी स्कूल्स में मैं जाती हूँ और वहां पे एज ए चीफ गेस्ट जब मुझे बुलाते हैं, मैंने ये जरूरी तौर पे मैंने ये फ्लैग रेज किया कि बच्चों को किस तरह की आप सीख दे रहे हो। 5वीं का बच्चा अगर 5 घंटे 6 घंटे नहीं सो पाता है तो वो तो तनाव में होगा ही। एंड यू नो देयर इज नो सॉल्यूशन टू दिस। जी जी। और डॉक्टर धवन ये बताइए कि आपने कहा कि जो हमें करना है बहुत अर्ली करना पड़ेगा, इसका मैसेज यही है आपके हिसाब से। सवाल ये है कि हम करना क्या होगा, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पहले एक समाज के तौर पर और दूसरा फिर इंडिविजुअल के तौर पर या परिवार के तौर पर। समाज के तौर पे जरूरी है कि स्कूलों में, जो अभी बात कर रहे थे डॉक्टर जयंती दत्ता भी, तो स्कूलों में बहुत जरूरी है कि बच्चों को ट्रेनिंग मिले अपनी इमोशंस को हैंडल करने के लिए, जिसे हम लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग कहते हैं। रोजमर्रा के जो स्ट्रेस है वो फेस कर कैसे करना है, उनको कैसे संभालना है, कैसे कोप करना है, वो ट्रेनिंग उनका एजुकेशन का हिस्सा होना जरूरी है। इसके अलावा ये बहुत जरूरी है कि कोई बच्चे जिनको किसी किस्म की मानसिक तकलीफ है, चाहे वो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कंडक्ट प्रॉब्लम्स हैं या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, उसको टीचर्स आइडेंटिफाई कर सके, स्कूल काउंसलर्स उसमें इंटरवीन कर सके, उनकी मदद कर सके। और अगर ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम ज्यादा है, डॉक्टरी मदद की जरूरत है, तो चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास भेज सके। तो ये जो है जनरल किस्म की इंटरवेंशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चे को ड्रग्स के बारे में, उसके नुकसान क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी, जो कि एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। उस उम्र के बच्चे जो जानकारी रखते हैं वहीं से शुरू होके और हम उस जानकारी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि एज के हिसाब से होनी चाहिए और इंटरैक्टिव मेथड्स के द्वारा होनी चाहिए। और बच्चों को एक स्किल सिखाना, ताकि अगर कोई सिगरेट भी उनको ऑफर कर रहा है तो वो मना करना सीख सकें कि कैसे मना करना है, क्यों मना करना है, किस किस्म के प्रेशर्स होते हैं और उन प्रेशर्स के दबाव में क्यों नहीं आना और कैसे नहीं आना। ये सब उनकी एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए। और जहां तक आपका सवाल था पेरेंट्स के बारे में, घर में ऐसा माहौल होना जहां नशे को गलत माना जाए, जैसे आपकी उसमें भी आ रहा है, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट्स आ रही हैं कि बच्चे, ऐसा माहौल घर में ना हो जहां नशा लिया जाए। और ये मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए, किसी शुरुआत तो तंबाकू शराब से ही होती है कि किसी किस्म का नशा लेना गलत है। कई बार पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हमारे सामने बैठ के पिएगा, खासतौर पे बच्चे जब हायर क्लासेस में हो जाते हैं तो हम इसको ढंग से पीना सिखाएंगे।
ज्यादा ना पिए ताकि। लेकिन ये देखा गया है कि जितनी जल्दी ऑनसेट होता है, जितनी जल्दी शुरुआत होती है, उतनी जल्दी प्रॉब्लम यूज होने का चांस रहता है। तो इवन जो लीगल सब्सटेंसेस हैं, जो एडल्ट्स के लिए लीगल हैं, जैसे टोबैको और अल्कोहल, तो अगर हम बच्चों को इस तरफ जाने से रोक सके और कम से कम उसकी ऑनसेट को हम डिले कर सके कि छोटी उम्र में ना शुरू करें, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, घर का माहौल ऐसा हो जो कि प्लेजेंट एनवायरनमेंट हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, ताकि बच्चे माँ बाप के साथ बच्चों की ऐसी रिलेशनशिप हो जो वो खुल के बात कर सके। हमारे सर्वे में एक अच्छी फाइंडिंग निकल के आई कि अभी भी भारतीय परिवारों में पेरेंट्स को ज्यादातर पता होता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किसके साथ टाइम बिता रहे हैं, कितना टाइम बिता रहे हैं, वो जानकारी होती है। तो एक सुपरविजन और मॉनिटरिंग होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाकी लड़ाई झगड़े काफी कॉमन है, ये भी निकल के आया, तो उन चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है। आपके बच्चे के दोस्त कौन हैं और वो उनके साथ किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ये जानकारी जरूरी है। जी, तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर जयंती दत्ता, देखिए, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की तो फैमिली की होती है। ये बताइए, फैमिली में ऐसी क्या बात आज हो रही है जहाँ पे अब भारतीय परिवारों के बारे में कहा जाता है कि ठीक है, हम ज़्यादा क्लोजली निट होते हैं, जानकारी भी, जैसा डॉक्टर धवन बता रही हैं कि सर्वे में भी आया है कि जानकारी लोगों को रहती है, लेकिन जिन घरों के बच्चे इस तरफ जा रहे हैं, दरअसल उन घरों में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी। बेसिकली क्या चीज़ है जो कि बच्चों को ज़्यादा परेशान कर रही है आजकल? देखिए, जो इमोशनल बॉन्डिंग अमूमन मिलती थी बच्चों में और पेरेंट्स में, आज वो नहीं मिल पाती है। जो फैमिली काउंसलिंग के लिए मेरे पास आते हैं या मैं इंटरवेंशन देती हूँ थेरेप्यूटिक, वहां पे मैंने पाया बच्चा जो है वो बहुत अकेलापन महसूस करता है। उसकी जो ट्रस्ट है, यानी कि भरोसा, वो टूट गया है। पेरेंट्स के ऊपर वो भरोसा नहीं कर पाते हैं, तो वो आके मेरे पास टेबल करते हैं। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए आगाह करना चाहूंगी पेरेंट्स को। कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, नहीं हम तो बच्चे का बहुत ध्यान रखते हैं, बच्चे में कोई हमें नुक्स नहीं नजर आती। तो मैं उनको आगाह करना चाहूंगी, अगर बच्चे में आपको दिखे कि बच्चा अलग थलग रह रहा है, उसकी नींद में खलल पड़ रही है, वो पार्टिसिपेट करने से हिचकिचाता है किसी भी सोशल फंक्शन में, आपके साथ बाहर जाने के लिए वो राजी नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे की जो घुटन है आपको दिख जाती है। और उस घुटन को अगर आप तलाशें तो ये जाके खत्म होती है ड्रग्स के ऊपर, क्योंकि बच्चा घुटन महसूस करता है, बच्चे की ट्रस्ट पेरेंट्स से हट जाती है, तो वो बौखलाया हुआ कोई भी वल्नरेबल इतना हो जाता है कि पेयर ग्रुप से जो भी उसे ऑफर करता है कुछ, शी और ही ट्राइज दिस इज हाउ द ड्रग्स आर स्टार्टिंग। रिसेंटली अभी हमारा एक स्टडी चल रहा है नर्सिंग स्टूडेंट्स को लेके, वहां पे भी हमने पाया कि ये ऑल दिस बॉइल्स डाउन टू द इनसिक्योरिटी, कंपटीशन, स्ट्रेस, और फिर कहाँ जाए, कैसे हमें मदद मिले। ये भरोसा जब टूट जाता है बच्चे का, उसे स्कूल में वो भरोसा नहीं मिलता, उसको पेरेंट्स में भी नहीं मिलता, तो वो बच्चा क्या करे, तब वो ड्रग डिपेंडेंसी पे आ जाता है। और वो उसके लिए मेरे ख्याल से एक काइंड ऑफ एकेडमिक रेगुलेशन जो है, उसमें ये ध्यान देना चाहिए बोर्ड्स को कि ये इतनी तादाद में बच्चों को परेशान ना किया जाए कि बच्चा जो है उसकी पूरी नींद भी ना हो, उसका स्पोर्ट्स से जो टाइम उसको मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है, तो बच्चा क्या करे। जी जी, तो बच्चों पर से थोड़ा सा तनाव, डिपेंडेंट ऑन द ड्रग्स। जी, थोड़ा सा बोझ कम करने की ज़रूरत है, ये तो बिल्कुल साफ बात है। लेकिन इस तरीके के परिणाम आते हैं तो ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। डॉक्टर धवन, ये बताइए, माँ बाप के लिए ये जानना या पकड़ना कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा कि कोई बच्चा नशा कर रहा है, कैसे पता चलेगा? जैसे अभी डिस्कस हो रहा था, कुछ ऐसे चिन्ह हो सकते हैं, जैसे बच्चा अकेले अकेले रहने लगता है या बाहर ज्यादा समय बिताने लगता है, फालतू खर्चा करने लगता है, घर में ज्यादा पैसे डिमांड करने लगता है, पढ़ाई में उसका जो परफॉर्मेंस कम होने लगता है, पैसों के लिए आर्ग्यू करने लगता है, या उसकी कंपनी आपको ऐसे दिख रही है जो ऐसे बच्चों के साथ वो उठ बैठ रहा है जो शायद नशा करते हैं,
या कई बार माँ बाप को उसकी जेब में कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे अंदाजा लगता है कि शायद नशा कर रहा है। तो इनमें से कुछ चिन्ह जो है एक अंदाजा दे सकते हैं कि शायद बच्चा नशे की तरफ जा रहा है। जी, तो ये तमाम साइंस हो सकते हैं। लेकिन ये बताइए डॉक्टर धवन कि अगर मान लीजिए पेरेंट्स लोकेट कर भी लेते हैं कि ठीक है बच्चा गलत संगति में है और शायद वो नशा कर रहा है या नशा कर रहा है, ये श्योर हैं, फिर क्या स्टेप्स लेने चाहिए माँ बाप को? माँ बाप को बात करनी पड़ेगी बच्चे से और उसको किसी ना किसी तरीके से कुछ हेल्प लेने के लिए उसको इनकरेज करना पड़ेगा। कई बार हम देखते हैं खास तौर पे बच्चों में जब वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो माँ-बाप हर किस्म की चीज़ इस्तेमाल करते हैं, पहले प्यार से, कभी गुस्से से, कभी मार-पीट। जहाँ तक हो सके इम्पोर्टेंट चीज़ इलाज में ये रहती है कि बच्चा खुद एंगेज हो सके, ज़बरदस्ती से बहुत कुछ अचीव नहीं किया जा सकता। तो बैठ के उनसे बातचीत करके उनको एनकरेज करना यही सबसे सही उपाय रहेगा। जी, तो अगर किसी बच्चे को आप लोकेट करते हैं कि वो नशा कर रहा है, तो क्या करना है और प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत कब पड़ती है और क्या एक हद तक चीज़ों को माँ-बाप खुद से मैनेज कर सकते हैं? और हमें कई बार देखने को आता है कि अपना बच्चा नहीं लेकिन पड़ोसी का बच्चा या जान पहचान वाले किसी व्यक्ति का बच्चा जिसे हम देखते हैं कि वो नशा कर रहा है, गलत संगत में है, तो हमें क्या करना चाहिए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर आके सामने खड़े हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। कंज्यूमर अड्डा में हम बात कर रहे हैं बच्चों के नशे की लत की, क्योंकि एक बहुत बड़ा सर्वे आया है एम्स कि एक सेंटर ने ये सर्वे किया है, देश के 10 बड़े शहरों में किया है, बड़े छोटे शहरों को मिलाकर। इसमें मेट्रोज़ भी हैं, दिल्ली मुंबई जैसे, इसके अलावा बंगलुरु और साथ ही इसमें जम्मू या रांची जैसे सेंटर्स भी हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव आप इसको मान सकते हैं। ऐसे भी हम और आप देखते हैं कि समाज में क्या हो रहा है। तो इस गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अंजू धवन हैं एम्स से। डॉक्टर धवन, ये बताइए क्या हर बच्चे के मामले में, नशे के मामले में प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होगी ही या कुछ मामले ऐसे भी माँ बाप भी डील कर सकते हैं? और अगर प्रोफेशनल हेल्प हमें चाहिए ही तो कौन लोग हेल्प करेंगे? क्योंकि इसके बारे में बहुत मालूमात नहीं है लोगों को। हम जाएं तो किसके पास जाएं? देखिए, बच्चों में अगर नशा होता है तो उसका हमें थ्रेशोल्ड जो है इंटरवेंशन का लो रखना चाहिए। मतलब किसी भी किस्म का नशा है, चाहे बीड़ी सिगरेट है, चाहे कुछ बार लिया है, लेकिन हमें इंटरवीन करना चाहिए इसलिए कि उसकी वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो बढ़ जाए और किसी ना किसी कारण से तो हुआ है। चाहे उसके दोस्त ऐसे हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं या उस बच्चे को कुछ मानसिक तकलीफ़ें हैं, कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या फिर घर का माहौल। अक्सर इनमें से बहुत से कारण जुड़ के बनते हैं जिसके कारण बच्चा नशे की तरफ जाता है। हम सिर्फ़ परिवार को या सिर्फ़ बच्चे की मानसिक स्थिति को या सिर्फ़ दोस्तों को दोषी नहीं ठहरा सकते। अक्सर ये मल्टीफैक्टोरियल होता है, बहुत से कारण बन सकते हैं। तो अगर ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है, तो बच्चे को कुछ ना कुछ हेल्प या इंटरवेंशन मिले तो उसकी उससे मदद ही होगी। ज़रूरी नहीं है उस इंटरवेंशन का फ़ोकस यही हो कि भई तुमने क्यों लिया, नहीं लेना चाहिए, एक बार क्यों ले लिया तुमने तम्बाकू या सिगरेट एक बार क्यों पी ली। बट ओवरऑल उसकी जो मेंटल हेल्थ है, उसको देखना ज़रूरी है और वो तो हमेशा कोई जो बच्चा नॉर्मल फंक्शन भी कर रहा है, उसको भी अगर आप कुछ मेंटल साइकोलॉजिकल असिस्टेंस देते हैं, तो उसको मदद ही करेगा, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो मेरे हिसाब से थ्रेशोल्ड काफ़ी लो होना चाहिए इंटरवेंशन का और इसमें जब हम इंटरवेंशन की बात करते हैं तो अगर स्कूल में ऐसा डिटेक्ट किया गया है और स्कूल काउंसलर्स के लेवल पे कुछ हेल्प मिल सकती है, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। कई बार बच्चे स्कूल काउंसलर्स के पास जाने में हिचकिचाते हैं क्योंकि स्टिग्मा हो सकता है और लोगों को पता चल सकता है, इससे जुड़ी हुई क्या पनिशमेंट मुझे मिलेगी, वो डर हो सकता है। तो पहली बात तो क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा समय स्कूलों में बिताता है, तो हमें ऐसा माहौल वहाँ क्रिएट करना ज़रूरी है, जहाँ टीचर्स और काउंसलर्स इस बारे में सेंसिटाइज़्ड हों और फोकस हेल्प प्रोविजन की तरफ हो पनिशमेंट की जगह, ताकि वहीं के वहीं
बच्चे को जो भी साइकोलॉजिकल हेल्प मिल सकती है वो वहीं के वहीं मिल जाए। इसके अलावा अगर प्रॉब्लम लगती है ज्यादा है तो उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट जो है उनके पास हेल्प के लिए जाना चाहिए, जिनकी अच्छी ट्रेनिंग है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। ऐसे साइकोलॉजिस्ट के पास बच्चों के साथ काम करने का खास तजुर्बा है तो और भी अच्छा है। डॉक्टर दत्ता, ये बताइए इन जनरल उन लोगों के लिए जो देखते हैं कि बच्चे नशा कर रहे हैं, अक्सर शहरों में ऐसे ठिकाने होते हैं जहां बच्चे होते हैं, कुछ तो हम देखते हैं जो सड़क पर अनाथ बच्चे हैं या बहुत ही गरीब बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो कचरा बीनते हैं, उनके बारे में पता लगता है, उनको हम देखते भी हैं। बाकी हम साम्रांत घरों के बच्चों को भी देखते हैं, हम जानते हैं कि वो कौन से स्पॉट्स हैं जहाँ बच्चे आते हैं करते हैं। तो हमारे जान पहचान का कोई बच्चा हो या ऐसे भी क्या करना चाहिए एज ए गुड सिटीजन? तो यहाँ फैमिली का ही इम्पोर्टेंट रोल है इंटरवेंशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज अवेयरनेस जो है मीडिया के थ्रू स्कूल्स क्रिएट करना चाहिए, प्लस जो नेबरहुड पुलिसिंग होती है वहां पे भी आपको मदद मिलना चाहिए। ये जो कचरा उठाते हुए आपने जिन बच्चों का जिक्र किया, सिर्फ ये कचरा उठाने वाले नहीं, दिल्ली में मैंने देखा है खास करके रेड लाइट पे जो बच्चे आते हैं सामान बेचने के लिए, तौलिया या बैलून्स एंड समथिंग यू नो, उसमें भी ये बच्चे ड्रग्स के आदी होते हैं एंड दे आर मॉनिटर्ड बाय द गैंग्स। ये जो कमा के लाते हैं, अगर पैसा कम लाते हैं तो दे आर अब्यूज्ड, दे आर बीटन। और ये जानकारी अगर मैं बता रही हूं तो आई एम श्योर जहां पे ये बच्चे बेचते हैं सामान, वहां पे अगर आप इंटरवेंशन देना चाहे, किसी से बात करें तो पता चल जाता है। पुलिस अगर इंटरवीन करती है तो शायद रोकथाम में हमें थोड़ी बहुत मदद मिले। और मैं समझती हूँ जब बच्चा ड्रग्स की आदी हो जाता है या पहले यू नो कई दफे बच्चे सिर्फ आजमाइश के लिए बिकॉज ऑफ देयर क्यूरियोसिटी दे टेक द ड्रग, तो वहां पे एक मौका मिलता है हम लोगों को कि हम उस बच्चे को वहां से हटा ले। सबसे बड़ी चीज जो है, मैं जो सुन रहे हैं उनसे कहूंगी कि अगर आपका बच्चा ड्रग्स के तरफ उसका रुझान है या ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है तो फॉर हेवन सेक अंडरस्टैंड उसकी जो इमोशनल एक खामी है उसको भरपाई करे, उसको डांटिए मत, प्रोफेशनल इंटरवेंशन लीजिए। कोई भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसी तरह से बच्चे को बिठा के सिर्फ बात नहीं करती, हम लोग साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट से इस्तेमाल करते हैं, उसका तरीका होता है, एज स्पेसिफिक होता है और उसके मुताबिक फिर हम उसके प्रोग्राम जो है, थेराप्यूटिक प्रोग्राम जो है वो हम तय करते हैं और फिर शुरू करते हैं। अगर बच्चा ड्रग्स ले रहा है और हमारे पास आता है तो हम इस चांस को गंवाने के लिए कतई राजी नहीं है। तो हम उस बच्चे को पकड़ने के लिए सिर्फ माँ बाप की मदद नहीं लेते, हम स्कूली टीचर्स की भी मदद लेते हैं। और मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम जो स्कूल में जो टीचर्स हैं, सिर्फ काउंसलर्स नहीं, उनको भी हमें एक सीख देनी चाहिए। एंड इफ द नीड बी देयर शुड बी सम प्यूनिटिव अरेंजमेंट ऑल्सो, जहां पे बच्चे सुइसाइड पे उतारू हो जाते हैं जस्ट बिकॉज अ टीचर सेड कर लो, कूद लो, मेट्रो स्टेशन पे जाके लगा दो कूदी। 10th स्टैंडर्ड का बच्चा अगर कूद रहा है, आई थिंक इट्स हाई टाइम यू शुड मॉनिटर द बिहेवियर एंड द डायलॉग डिलीवरी। जो रैपो फॉर्मेशन होनी चाहिए टीचर्स की बच्चे के साथ, अगर वो नहीं है तो प्यूनिटिव अरेंजमेंट होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो बच्चों के केस में एक बात तो साफ है कि आप पूरी जिम्मेदारी बच्चों पर नहीं डाल सकते और बल्कि आपको ज़्यादातर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होती है। और जैसा कि डॉक्टर धावन ने बताया, ये मल्टी फैक्टोरियल होता है, कोई एक कारण आप चिन्हित नहीं कर सकते। ऐसी गलती मत कीजिए, समझिए कि ये समस्या जो है वो कॉम्प्लेक्स है और समस्या कैसे पैदा हुई इसमें उलझने से ज़्यादा फोकस इस पे रखिए कि इससे बाहर बच्चे को कैसे निकाला जाए। समय पर प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लीजिए और एक बच्चा जो है वो सिर्फ आपका नहीं बल्कि पूरे समाज का भविष्य होता है, तो सबकी जिम्मेदारी है, सब मिलजुल कर इसमें इस दिशा में काम करेंगे। तो हमने सिर्फ एक अलर्ट करने की कोशिश की है इस कार्यक्रम के ज़रिए। फिलहाल इतना ही। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।